हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। मेरा नाम है ब्रिज मोहन जोशी। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसमें 9000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं, उसकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखें। और लेक्चर के शुरू में जो स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता ही है, जो नहीं करते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने किसी भी एग्जाम के फ्री में मॉक टेस्ट करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को जरूर क्लिक करें, वहां से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो मॉक टेस्ट को करें और देखें आपकी तैयारी कितनी है। तो दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं। हालांकि इंफॉर्मेशन एक साल से आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 9000 प्लस वैकेंसीज सब इंस्पेक्टर की निकली हैं या निकल रही हैं, क्योंकि अभी प्रोसेस शुरू हो चुका है और यूपी में प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो चुका है उसका ऑनलाइन एग्जाम का। लास्ट ईयर भी ऑनलाइन हुआ था, जो इससे पहला एग्जाम था, तो इस बार दोबारा से उसके टेंडर निकले हैं। वो पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, तो बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत फास्ट मोड में पेपर होगा। ठीक है ना। यूपी में रिजल्ट भले ही बाद में आए, ठीक है, लेकिन एग्जाम बहुत फास्ट मोड में होता है और काफ़ी अच्छा लेवल रहता है एग्जाम का। यार, ये उत्तर प्रदेश का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चाहे वहाँ का आयोग हो, चाहे वहाँ का पुलिस भर्ती परिषद हो, जो बोर्ड है आपका। ठीक है ना। ये लोग पेपर का लेवल, सुपर लेवल का पेपर बनाते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट जिसके अंदर मेरिट है, जो मेहनत करता है, वो निकल सकता है। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं को आपने हल्के में नहीं लेना है, तैयारी काफ़ी अच्छी करनी है। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल सेम है। हाइट क्या है, दौड़ क्या है, वो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड, एज वगैरह, वो सब बहुत कॉमन बातें हैं, हर कोई बताता है। लेकिन हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक है ना, और कितना पढ़ें, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पूरा का पूरा रणनीति का है। अब रणनीति का क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर मान लीजिए, देखिए, हर एग्जाम में 100 नंबर के 4 सेक्शन होंगे, ठीक है ना। हिंदी, विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान, गणित यानी कि संख्यात्मक अभिरुचि, और रीजनिंग, तर्क शक्ति। क्लियर। अब टोटल पेपर 400 नंबर का है। अगर 400 में से किसी के 300 नंबर भी आ गए तब भी वो फेल हो सकता है, वो क्वालिफाई नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिए, अभी समझाऊंगा आपको ऐसे क्यों। ठीक है। और लेकिन अगर 400 में से किसी के 250 आ गए तो वो सिलेक्ट हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये कैसी बहकी बहकी आप बातें कर रहे हो कि 400 में से 300 नंबर वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा है। बल्कि मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं आपको। अगर 400 में से किसी के 333 नंबर भी आ गए ना, या 334 नंबर भी आ गए, तब भी वो फेल होगा, वो क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है ना। तो पैटर्न काफी मुश्किल है, रणनीति आपको तैयार करनी पड़ेगी। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, सबसे पहली बात, हर सेक्शन में, जैसे हिंदी, जीके, गणित और कानून, मतलब सॉरी, विधि, संविधान और कानून, गणित और रीजनिंग, सब में 40 सवाल रहेंगे, 40 क्वेश्चन। ठीक है। आधे घंटे का आपको टाइम मिलेगा, टोटल 2 घंटे का टाइम होगा। लेकिन आपको हर एक में 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। 35% मतलब 100 में से 35 नंबर तो लाने जरूरी ही है। ठीक है ना। पर अगर 100 में से 35 नंबर ले आएंगे तो काम बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि टोटल आपको 400 में से मिनिमम 200 नंबर भी लाने होंगे। अब देखिए, यहां पे 2 केस बनते हैं। पहला केस, किसी स्टूडेंट के इसमें भी 35 आए, इसमें भी 35 आए, इसमें भी 35 आए, इसमें भी 35 आए, यानी कि टोटल 140 आ गए 400 में से। तो ये तो क्वालिफाई हो गया भाई, हर सेक्शन में पास है? नहीं, ये तो हर सेक्शन में मिनिमम लाया है, अभी भी उसको 60 नंबर और चाहिए होंगे क्वालिफाई होने के लिए। अब वो 60 नंबर कहां से खींचता है, वो उसके टैलेंट के ऊपर है कि वो किस पार्ट में 60 नंबर खींचता है, जो उसका स्ट्रांग है। अगर 60 नंबर आ गए तो 200 हो जाएंगे। अब 200 के बाद भी क्वालिफाई होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके बाद बनेगी भाई साहब मेरिट।
क्लियर है कि नहीं? तो जो मेरिट में आएगा 200 के ऊपर, मतलब मिनिमम नंबर 200, हर सेक्शन में 35-35, ठीक है ना, तब बनेगी मेरिट, तब जाके होगा सिलेक्शन। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी में 100 आ गए, गणित भी बहुत अच्छा है, गणित में भी 100 आ गए, रीजनिंग बहुत अच्छा है, रीजनिंग में भी 100 आए, इधर आए बेचारे के सिर्फ 34 नंबर। क्लियर? टोटल कितने हो गए? 334। कितने में से? 400 में से। क्या लड़का क्वालिफाई होगा? बिल्कुल क्वालिफाई नहीं होगा। 334 नंबर आ गए, क्यों? इधर फुल है, इधर फुल है, इधर फुल है, इधर आपको 100 में से कम 35 नंबर लाने थे, 35 नंबर नहीं आए, 334 हैं, इतने तो हाईएस्ट मार्क्स होंगे, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी के इसमें भी 60 हैं, इसमें भी 60 हैं, इसमें भी 60 हैं और इसमें भी 60 है 100 में से, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? तो कैलकुलेट कर लीजिए कितने हो गए, ये 240 हो गए, कितने में से? 400 में से। तो ये लड़का क्वालिफाई हो गया, अगर मेरिट में आता है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? तो बिल्कुल बैंक वाली प्रणाली इन्होंने फॉलो की है। कहने का मतलब क्या है कि पहले बच्चे क्या करते थे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ्स ही मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग ही रीजनिंग कर रहे हैं, हिंदी हिंदी कर रहे हैं, सोच रहे हैं लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जीके भाड़ में जाए, कौन करे, हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। 35% अंक तो आपको यहां भी लाने पड़ेंगे। उसी तरह से अगर ये सही है, हिंदी बहुत सही है, रीजनिंग किसी तरह से धक्का मार के कर लेते हो, मैथ्स बहुत वीक है, तब भी 35 नंबर लाने पड़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति होनी चाहिए संतुलन, बैलेंस। बैलेंस मतलब पहले तो इतना पढ़ा होना चाहिए कि चारों सेक्शन में मिनिमम 35% अंक। अच्छा, 35% तो इस बार किया है, लास्ट टाइम तो 50% था। समझ में आया कि नहीं है? तो इन्होंने भी रिवाइज किया, 35% कर दिया। 50 में तो बहुत मुश्किल होता है करना, ठीक है ना? तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? तो रणनीति क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि संतुलित अप्रोच जिसकी रहेगी वही इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएगा। 1 मिनट 2 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, तो बैलेंस का मतलब है सब कुछ पढ़ना है एक स्तर तक, 35% तक। उसके बाद एक तो होता है ना कि दौड़ आपने क्वालिफाई कर ली, मतलब दौड़ में लैप लगा लिए, ठीक है ना, 4-5 राउंड की दौड़ है, तो 4 राउंड तक टिक गया, 35-35-35। उसके बाद जो स्प्रिंट मारना है वो मारना है अपने सबसे बेस्ट पार्ट में। इस बात को याद रखो, 35% यहां भी लाओगे, 35 यहां भी लाओगे, 35 यहां भी लाओगे, 35 यहां भी लेके आओगे, 140 हो गए। अब तुम्हें 60 नंबर खींचने हैं और, ठीक है ना, 200 तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर मेरिट बनेगी, ठीक है ना, तो वो आपके टैलेंट के ऊपर है, ठीक है ना। तो 200 तक तो पहुंचना ही है, मतलब 35-35-35-35, उसके बाद 60 नंबर और खींचने हैं, कुल 200 मार्क्स लेके आने हैं, फिर लगानी है स्प्रिंट खतरनाक वाली, ताकि मेरिट में क्वालिफाई कर सको। तो समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? कि बहुत सोच समझ के रणनीति तैयार करनी है। तो रणनीति का पहला कदम तो यही होगा कि इनमें से आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को चुने। जैसे मान लीजिए मैथ्स बहुत अच्छी है, तो कोशिश करें 40 में से कम 30 से 35 क्वेश्चन यहां कर लें, वैसे यहां पर भी कर लें 30 से 35 सवाल, अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, ठीक है ना। अगर हिंदी क्योंकि पढ़ के हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि हिंदी में भी 30 तक सवाल आ जाएं, और विधि और वहां पर भी खींच खांच के 25 तक आप ले आओ। तो इस प्रकार की आपकी रणनीति होनी चाहिए, और ये रणनीति पूरी की पूरी डिपेंड करेगी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो पढ़ना सब है, ठीक है, और कंफ्यूज ना करें। मैं फिर बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आपका विधि, संविधान और जीके स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा विधि पढ़ना ही शुरू कर दो, लॉ ही लॉ पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। पढ़ो, उसको भी बैलेंस रखना है, हर चीज में संतुलन बना के रखना है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मैथ्स बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो आप मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर करिए ना, 40 में से 40 लेके आइए, 35-35 लेके आइए, तो 70 तो यहीं पे आ जाएंगे आपके। समझा कि नहीं है? इनको आप पास कर लीजिए। आई बात समझ नहीं आई? तो
इस हिसाब से आपका हो जाएगा कवर अप पूरा का पूरा, आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं उसमें। ठीक है, तो 40 है तो आप लगा लीजिए लगभग लगभग 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और 2.5 नंबर का जब एक क्वेश्चन होगा तो 35 लाने के लिए आपको पता है कि मिनिमम कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, तो लगभग लगभग 15 से ऊपर क्वेश्चन करने हैं 35% लाने के लिए। ठीक है, 12 के आसपास लगा लीजिए, आप कैलकुलेट कर लेना उसको, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि 35 नंबर आने के लिए मिनिमम कितने क्वेश्चन करने हैं किस सेक्शन से, फिर स्कोर कहाँ पे करना है। तो जो आपका बेस्ट पार्ट है, और मुझे इतना यकीन है कि स्टूडेंट्स का जो बेस्ट पार्ट होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो मैथ्स रीजनिंग सबका ही बेस्ट होगा, जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो पढ़े ही जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों का मैथ्स और रीजनिंग वीक है तो वो वहां पर भी मेहनत करें, लेकिन आप अपनी विधि, संविधान, जीके और हिंदी में भी मेहनत कर सकते हैं। हिंदी भी स्कोरिंग है। ठीक है, अगर ढंग से पढ़ी जाए तो, क्योंकि हिंदी भाषी, देखिए इसमें क्या है कि इस परीक्षा में हर कोई इसको आवेदन कर सकता है। यहाँ पे डोमिसाइल का कोई चक्कर नहीं है कि आप यूपी के ही होने चाहिए। आप चाहे उत्तराखंड के हों, हिमाचल के हों, झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे मद्रास के हों, पर मद्रास के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए, तब आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी आना जरूरी है। तो आई होप आपको रणनीति समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से पढ़ना है। पढ़ना हर चीज़ है, और लगभग लगभग आपको टारगेट ये रखना है कि आपके जो बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं वो तो आप पूरा करो, लेकिन जो वीक है, मान लीजिए किसी का ये पार्ट वीक है, तो यार कम से कम 15 सवाल तो बनते हैं यहां से। ठीक है ना, 15 सवाल बनोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे। ये भी वीक है तो 15 सवाल तो बनते ही हैं। ठीक है, क्वालिफाई हो गया, मान लीजिए 35 इसमें आ गए, 35 इसमें आ गए, 70 आ गए। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई साहब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 80 यहाँ लाने पड़ेंगे, 80 यहाँ लाने पड़ेंगे, या 100 लाने पड़ेंगे, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो वो अपनी कैलकुलेशन आप बिठा के रख लीजिए। तो आई होप आपको ये रणनीति पूरी समझ में आ गई होगी कि कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, पढ़ना सब है, 15 सवालों, मतलब जो पार्ट वीक है उसमें आप अपना टारगेट वीक से वीक पार्ट में ये रखो कि किसी तरह से मेरे 20 क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि मुझे पता है लोगों का वीक पार्ट यही रहेगा, ज्यादातर लोगों का। ठीक है ना, बच्चे मैथ्स रीजनिंग तो पढ़ते ही हैं, हिंदी भी पढ़ते ही हैं, तो जो सबसे वीक है उसमें मेरे को 20 सवाल करने ही करने हैं वहां पर। समझ में है कि नहीं है? और जो मेरा सबसे अच्छा पार्ट है उसमें मुझे भैया फिर तो 35 लाने ही पड़ेंगे, 35 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, उसका भी ख्याल रखना है। तो पढ़ना वही है, बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी यहां पे बना लो। जैसे ये 4 पार्ट्स हैं, इनको कैटेगराइज कर लीजिए। कैटेगराइज कैसे करना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है आपका। जैसे मैं आपका मैथ्स मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसमें 4 स्टार लगा देता हूं। रीजनिंग में कई बार हम लोग फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी ले आते हैं नंबर बच्चे। इसमें मान लीजिए 3 स्टार लगा दिया आपने। मान लीजिए हिंदी आपका दूसरे नंबर पे आता है किसी का, और ये आता है लास्ट में। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का ये पार्ट बहुत स्ट्रांग हो और ये वाला पार्ट बड़ा वीक हो। समझ आया कि नहीं है? तो सबसे पहले अपनी कैटेगरी बना लो कि किस कैटेगरी में, मतलब आप परीक्षा जब देने जाओगे तो किस कैटेगरी को आपने, आपका सबसे स्ट्रांग पार्ट कौन सा है। अब जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको बड़ा फायदा है, क्योंकि उनके 2 पार्ट यहां पर बड़े स्ट्रांग हैं। बैंक वालों के, बैंक और एसएससी वालों के ये 2 पार्ट। अब आए रेलवे वाले, ठीक है ना, तो रेलवे वालों का तो आपको पता है, रेलवे में मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है, वो भी सही है। ठीक है, अब लेकिन वो जीके भी पढ़ते हैं अब, और हिंदी तो मेरे ख्याल से किसी भी परीक्षा में नहीं आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो जो राज्य सरकार की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनकी हिंदी स्ट्रांग होगी। लेकिन जो बैंकिंग और एसएससी वाले बच्चे हैं, उनका मैथ्स, रीजनिंग और ये वाला पार्ट, इसका जो जीके पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा यहां पर। इसके अंदर एक तो लॉ आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, 24 सवाल वहां से रहते हैं, और दूसरा आता है जीके, 16 सवाल वहां से रहते हैं। अब कोई बोलेगा कि मैं लॉ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहा हूं, तो बेटा फिर जीके में 16 में से 16 लाने पड़ेंगे, तभी क्वालिफाई हो पाओगे। पढ़ना तो सब पड़ेगा, लेकिन आपने कैटेगरी बनानी है कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। नंबर 1 में उसको रखो, फिर नंबर 2 में दूसरा, नंबर 3 में, और नंबर 4 में। ठीक है ना, तो जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको ऐसा प्रैक्टिस करिए धुआंधार कि वो पूरा स्कोर हो जाए।
ठीक है ना। लेकिन जो सबसे वीक सब्जेक्ट है, अब कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, जो उनका सबसे कमजोर है वो पढ़ना शुरू कर देंगे। मान लीजिए किसी का लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर है, तो भाई साहब वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में धारा पे धाराएं रट दी उसने, बाकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन इसको इतना पढ़ना है कि मैं पास हो जाऊं। और पास होने के लिए हम हैं यहाँ पर, ऑनलाइन गुरुजी है, अभी आपको बताएंगे। आज मैं इसको फोकस करूंगा, इन दोनों के ऊपर या इन तीनों के ऊपर फोकस कम करूंगा मैं। ठीक है ना, तो इस तरह से उसको तैयारी करें। इसके लिए धुआंधार प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मैथ्स और रीजनिंग के लिए हिंदी को पढ़ना शुरू करते हैं, अभी बताऊंगा हिंदी में पुस्तकें कौन सी करनी है। तो सबसे पहले मैं लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में आता हूं, कैसे पढ़ना है। अब देखिए, इसके दो पार्ट हैं, एक है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपका जीके। ठीक है, देखिए जीके के अंदर करंट आएगा, थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी आ सकता है, ज्योग्राफी आ सकता है, हल्का फुल्का आपसे यूपी के बारे में पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है ना, जो नॉर्मल रहता है जीके, अवार्ड, किसकी डेथ हुई, किसने क्या किया, कौन सी योजना है, क्या किया, 16 सवाल वहां से बनेंगे, 24 सवाल यहां से बनेंगे। अब मैं जो एडवाइस करूंगा आपको, वो तो पढ़े ही पढ़े, आप इसको पढ़ें, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर ना कहां से आएगा, आप कर लोगे। 16 सवाल में से कितना भी अच्छा पढ़ के जाओगे, 2-3 तो ऐसे होते ही हैं जो छूट जाते हैं, इसको भी पढ़ना है। ये स्कोरिंग बहुत है यार, क्योंकि इसमें सब कुछ फिक्स है। ठीक है ना, मैटर पढ़ना है, और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो फिक्स आएंगे, बिल्कुल टेक्निकल आएंगे, वो हम आपको बताएंगे। अब वो कैसे होगा उसको आप समझिए। इसके लिए आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहे, लूसेंट को आप फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए। ठीक है ना, लॉ के ऊपर आते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए। ऑलरेडी मैं 7 लेक्चर निकाल चुका हूं, 15 से ऊपर, 15 से 20 लेक्चर और आएंगे संविधान के ऊपर, क्योंकि इसमें बेटा संविधान ऐसा नहीं है कि अच्छा पूछेगा वो। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने 7 भाग निकाल चुके हैं, तो उन भागों को देखते रहिए और वहां से सीखते रहिए। जिसकी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से पूछ सकता है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक क्लिक कर लीजिए, एक से रोज एक एक पार्ट देखिए आप। अब इसका 8वां 9वां सब भाग आएगा, 7 तक तो मैं निकाल ही चुका हूं। तो वहां से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इतना लिख के ले लीजिए, वहां से बाहर सवाल नहीं आएगा, क्योंकि वो मैं पढ़ा रहा हूं 0 से 100 लेवल तक। 0 से शुरू करता हूं, ठीक है, और 100 तक पहुंचाऊंगा, यानी कि रेलवे, बैंकिंग, एसआई, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट सब कवर हो जाएगा आपका, डोंट वरी। कॉन्स्टिट्यूशन वहां से देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं लॉ में। अब लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट जो कानून है, देखिए आजकल क्योंकि पुलिस का काम बहुत चैलेंजिंग हो चुका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आईटी एक्ट मैं बताऊंगा अभी, जो संभावित है आईटी एक्ट। बाकी जो आईपीसी से तो पूछता ही पूछता है, भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी भी पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि काम है सीआरपीसी से पूरा। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट, जो उन लोगों ने लॉ पढ़ा है उनको पता होगा, मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, उसके बाद पॉस्को एक्ट, जो पॉस्को एक्ट है, जो बच्चों के खिलाफ जो आपके यौन अपराध होते हैं उसके लिए 2012 में आया था, इसको पढ़ना है आपने। ठीक है ना, बाकी और भी कानून है, एविडेंस एक्ट है, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार कौन क्या है, ये सब 24 नंबर का खेल है दोनों को मिलाकर। ठीक है ना, तो इनके बारे में मैं हम लोग कल से पूरी की पूरी विधिवत कक्षाएं मतलब इसमें चलाएंगे हम लोग। और सब होगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग बहुत है, क्योंकि आपने काम इसी में करना है, ट्रेनिंग में भी यही कुछ सीखोगे। और संविधान का मैंने आपको बता दिया। अब मैं देखिए बहुत ही इंटरेस्ट जगाने के लिए सब आपको एक सो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं बात करता हूं आईपीसी की, ठीक है ना। अब आईपीसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट पूछा जाएगा एग्जाम में,
वो भाग 16 पूछा जाता है। उसके अंदर धारा 299, धारा 300 और भी धाराएं हैं। अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस था 306, अभी बताएंगे आपको क्या है ये। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ये होता है कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड, और ये है हत्या, मर्डर। ठीक है ना। तो देखिए कितना टेक्निकल डिफरेंस है कि मानव वध और हत्या में क्या अंतर होता है। अब मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हुआ रोड के किनारे, और झगड़े में आपने उसको गुस्से में धक्का दे दिया और धक्के में वो किसी ट्रक से टकरा गया और उसकी डेथ हो गई, तो क्या आपके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए? ये आप सीखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग मानव वध, इरादतन, समझ में कि नहीं है, गैर इरादतन हत्या या कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू डेथ, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है। तो 299 से लेकर 300, 301, 302, 303, वो सब आप यहां पे पढ़ेंगे। अभी जो आत्महत्या के लिए जो उकसाया जाता है, ठीक है ना, उसके लिए 306 पढ़ेंगे आप वहां पर, ठीक है ना। 302 तो सबको पता ही है। उसके बाद आपने एक धारा सुनी होगी, बोलते ना कि यार बड़ी 400 बीसी कर रहा है, सेक्शन 420, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आईपीसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन तो यहीं करवा दिए, ठीक है ना, आप देखना एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर सीआरपीसी है भाई। सीआरपीसी के अंदर अब देखा आपने, एक सुना होगा यार, एक इलाके में धारा 144 लग गई। धारा 144 सीआरपीसी के तहत लगती है, मजिस्ट्रेट उसको लगाता है। या फिर आपने बेल, एफआईआर, चार्जशीट, ये सब आप जो काम करेंगे सीआरपीसी के तहत करेंगे। चालान जो काटते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आएगा। तो वो सब टेक्निकल चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे, आपका विधि और संविधान। संविधान तो मैंने आपको बता दिया ना, मेरे लेक्चर आप देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है हिंदी। तो हिंदी में व्याकरण, थोड़ा बहुत भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी साहित्य, का विकास, मतलब कुल मिला के ल्यूसेंट की किताब लेनी है, उससे सब आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। मैं अभी व्याकरण पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना, संधि विच्छेद। तो संधि देखिए इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन क्या आएंगे, मुहावरा, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मुहावरों से आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन विलोम शब्द से आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से आएंगे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपके वाक्य शुद्धिकरण से आ सकते हैं कि कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। 2-3 क्वेश्चन आपके तत्सम और तद्भव शब्दों से आ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से वो थोड़ा हिंदी साहित्य के बारे में, ज़्यादा नहीं, हिंदी साहित्य के बारे में पूछ सकता है कि ये रचना किसकी है, ये रचना किसकी है। लूसेंट आप पढ़िए, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। समास पूछ सकता है, 2-3 संधि विच्छेद के क्वेश्चन पूछ सकता है, संधि विग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और भाषा के विकास के खड़ी बोली के बारे में पूछ सकता है, राजभाषा आयोग के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो अच्छा, विदेशी शब्दों के बारे में पूछ सकता है, जैसे कैंची। सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आप मुझे बताइए, यहाँ पर कमेंट में बताना है आपको कि जो कैंची है, कैंची शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, कैंची, हिंदी भाषा में कैंची शब्द यूज होता है, कैंची किस भाषा का शब्द है, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। लूसेंट पढ़िए पूरा, हिंदी वहां से कवर अप हो जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, मैं इसके लेक्चर तैयार कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको हिंदी करनी है। बाकी बचे क्या, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग में करूंगा पॉपुलर डिमांड में, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग से मैं लेके आऊंगा। तो आज मेरा मेन फोकस जीके में विधि वाला पार्ट था, जिसके लिए मैं अब लेक्चर कल से डालना शुरू करूंगा। संविधान के मैं ऑलरेडी डाल रहा हूं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए, और जब लास्ट में जब एग्जाम की डेट आएगी तो सुपर फास्ट मोड में इसके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे,
इस तरह से पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। लास्ट में बात यही रखिए, याद रखिए, बैलेंस्ड अप्रोच, कैसे पढ़ना है, रणनीति कैसे बनानी है, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे वीक कौन सा है, काम सबसे स्ट्रॉन्ग पे ही करना है आपने, क्योंकि भागने में मदद वही करेगा आपको, रेस जिताएगा जो। लेकिन जो सबसे वीक है उसको भी तैयार करना है धीरे धीरे। अब जैसे लॉ वाला जो पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, ये एक दिन में नहीं पढ़े जाते हैं। आप लोग क्या करते हो, एक दिन पहले उठा के कोई भी बुक उनसे पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। तो जब हम लोग लॉ की क्लास जब शुरू करेंगे तो डेली डेली मैं आपको 10 से 15 धाराएं पढ़ाऊंगा, उनके नोट्स बनाइए, उनको चिपकाइए, पढ़ते रहिए। डेली पढ़ेंगे तो याद भी अपने आप हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जीएस याद नहीं होता, इसलिए याद नहीं होता बेटा, आप एक रात पहले फर्रे उठा के पढ़ना शुरू कर देते हो, ऐसे जीएस नहीं चलता। सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग करते रहते हो, ठीक है ना। मैथ्स और रीजनिंग करने से सरकार को भी बहुत घाटा होता है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग करके बच्चे आते हैं, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, उन्हें वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है। अब आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है और आप सब इंस्पेक्टर बन गए, लेकिन आपको पता ही नहीं लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो हो गया काम। तो पैटर्न भी इसी हिसाब से चेंज हो रहा है, तो बदलते हुए पैटर्न को भी समझो। समझ में आया? अभी जो एनआरई का जो कॉन्सेप्ट है, एनआरए वाला, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और सीईटी वाला, ठीक है, उसमें आप देखना पहले जो पहला प्रीलिम्स होगा वो तो सिंपल होगा, लेकिन जब एसएससी करवाएगी एग्जाम सीजीएल लेवल के, तब आप देखना उसमें भाषा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे राइटिंग, जनरल स्टडीज़, इन पे ज़्यादा फोकस होगा। तो ये चीज़ें भी सीखनी जरूरी है। मैथ्स और रीजनिंग तो कोई भी कर लेता है अगर मैं बताऊं, क्योंकि उसमें लॉजिक ही तो लगाना है। तो ये पढ़ते रहिए और धीरे धीरे पढ़िए, इंटरेस्ट जगाइए, अखबार पढ़िए और तैयारी इसकी शुरू कर दीजिए। फिजिकल भी साथ साथ आप थोड़ा सा, जिन लोगों का फिजिकल वीक है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, टाइम कम मिलता है, और रिटर्न के लिए तो पढ़ना शुरू ही कर दो। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।